नमस्कार मित्रों, कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम विश्व के प्रमुख भौतिक लक्षणों के अंतर्गत आखिरी जो लक्षण हैं जिनमें हमें झीलों का और हिमनदों का अध्ययन करना है, उनको हम कंप्लीट करेंगे। अभी तक हम लोगों ने पर्वत, पठार, मैदान और नदियां, इन सभी का अध्ययन कर लिया है और आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे झीलों का और झीलों के बाद अध्ययन करेंगे हिमनद का। हिमनद वाला टॉपिक बहुत छोटा है, इसीलिए उसको हम झीलों वाले टॉपिक में ही कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए, सबसे पहले झील की हम परिभाषा समझ लेते हैं कि झील क्या होते हैं। तो समझिएगा कि पृथ्वी के धरातल पे आप देखते हैं कहीं भी बहुत विस्तृत गड्ढे बन जाते हैं और जब इन विस्तृत गड्ढों में जल भर जाता है, वो जल कहीं से भी आ सकता है, वर्षा का जल भी हो सकता है और भूमिगत जल भी हो सकता है। तो ये जो जल भरने से जो एक आकृति बनती है, उस आकृति को कहते हैं झील। ध्यान रखना, ये झील में वर्षा का जल आएगा, भूमिगत जल आएगा, यहां तक कि समुद्र का जल भी आ सकता है। क्लियर हुआ? तो इसकी यदि हम परिभाषा देखें तो क्या आएगी? पृथ्वी के धरातल के मध्य स्थित विस्तृत गड्ढे क्या होते हैं? बहुत बड़े, बहुत विस्तृत गड्ढे होते हैं। विस्तृत गड्ढे जिनमें जल भरा होता है, झील कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? झील। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये जो एक विस्तृत गड्ढा है जिसमें समुद्र का जल आके भर गया है, तो उस गड्ढे को क्या कहा जाने लगा? झील कहा जाने लगा, लेक कहा जाने लगा। बात करते हैं कि झील होती कितनी प्रकार की हैं। तो दोस्तों, जल भराव की दृष्टि से हम देखें तो ये झीलें कई प्रकार की होती हैं, या हम निर्माण की दृष्टि से देखें तो ये जो झीलें हैं वो बहुत प्रकार की होती हैं। सामान्यतः इन झीलों को हम 7 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। कितने भागों में बांटकर पढ़ते हैं? 7। पहला भाग होता है भू संचलन से निर्मित झीलें। भू संचलन अर्थात पृथ्वी पर जो प्लेटें हैं उनके खिसकने से जिन झीलों का निर्माण होता है उसे कहते हैं भू संचलन से निर्मित झीलें। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झीलें, ज्वालामुखी के उत्पन्न होने से या ज्वालामुखी विस्फोट से जिन झीलों का निर्माण होता है उसे ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झीलें कहा जाता है। नदियों के संचलन के द्वारा, नदियों के अपर्दन और नदियों के निक्षेपण के द्वारा जिन झीलों का निर्माण होता है उसे कहा जाता है नदियों द्वारा निर्मित झीलें। एक होती है हिमानीकृत झीलें। हिमानी क्या होते हैं? बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्लियां जो ऊपर से पहाड़ों से गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन नीचे की ओर खिसकती हुई आती हैं, खिसकती हैं, इसलिए उसे हिमानी कहा जाता है। ठीक है, हिमानीकृत झीलें, ये हिम की बड़ी बड़ी सिल्लियां जब खिसकती हैं तो इन्हें हिमानी कहा जाता है और इन हिमानियों के द्वारा जो झीलें निर्मित होती हैं उन्हें कहा जाता है हिमानीकृत झीलें। और कौन से 3 प्रकार होते हैं? तो एक होती है पवन द्वारा निर्मित झीलें। पवन भी एक कारक का काम करता है जो कि झीलों का निर्माण करता है। पवन क्या करती है? रेत को या किसी अन्य संसाधन को, छोटे छोटे कणों को एक स्थान से ले जाती है उड़ा के। तो जिस स्थान से ले जाती है तो वहां पर गड्ढे बन जाते हैं और जब वहां पर पानी भर जाता है तो वहां पर भी झीलों का निर्माण होता है। तो पवन द्वारा निर्मित झीलें। एक होता है भूमिगत जल द्वारा निर्मित झीलें। जब कभी भूमि के अंदर का जल बाहर आकर किन्हीं गड्ढों में भर जाता है और उनसे जिन झीलों का निर्माण होता है उन्हें कहा जाता है भूमिगत जल द्वारा निर्मित झीलें। आखिरी होती हैं भूस्खलन से निर्मित झीलें। कभी कभी आपने देखा होगा भूकंप आने से, भूकंप आने से क्या होता है? बड़ी बड़ी चट्टानें ऊपर से खिसक कर नीचे की ओर आ जाती हैं। इस घटना को कहा जाता है भूस्खलन, अर्थात भूमि का स्खलन होना, भूमि का क्षरण होना। तो भूस्खलन के द्वारा भी कई प्रकार की झीलें बनती हैं, उन्हें कहा जाता है भूस्खलन से निर्मित झीलें। बात करते हैं भू संचलन से आखिर कौन कौन सी झीलें निर्मित होती हैं। तो इससे भ्रंशधारी झील बनती है, नवस्थल झील बनती है, अभिनतीय या भूकंपकृत झील बनती है। किसके द्वारा? भू संचलन के द्वारा। ज्वालामुखी के द्वारा बात करें तो ज्वालामुखी के द्वारा लावा बांध या कुली झील का निर्माण होता है। किसका होता है? लावा बांध या कुली झील का। वैसे ही और है एक लावा प्रदेश झील और एक क्रेटर झील। इन 3 प्रकार की झीलों का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप होता है। बात करें हम नदियों द्वारा निर्मित झीलें तो इससे प्रपाती झील, डेल्टाई झील, गोखुर, विसर्प या झाड़न झील का निर्माण होता है। किसका होता है? गोखुर झील का भी होता है, विसर्प झील का भी होता है और झाड़न झील का भी होता है। हिमानीकृत झीलों की बात करें तो इससे टर्न या हिमताल झील का निर्माण होता है, हिम सोपान या पेटरनास्टर झील का निर्माण होता है तथा पीटमोंड झील और हिमोड़ झील का निर्माण भी होता है। यदि हम पवनों के द्वारा निर्मित झीलों की बात करें तो इससे प्लाया या सेलिनास झील का निर्माण होता है।
भूमिगत जल द्वारा निर्मित झील से गर्त झील का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? गर्त झील का निर्माण होता है। तो ये इतनी सारी झीलें हैं जो विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित हो रही हैं। अब प्रश्न वही आता है कि प्रश्न पूछा कैसे जाएगा। यदि आपसे 5 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है कि झीलें क्या हैं, झीलों का वर्गीकरण कीजिए, तो आप वर्गीकरण इस तरीके से कर सकते हैं। यदि आपसे 11 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 200 शब्दों में लिखना है कि झीलों की परिभाषा सहित झीलों का वर्गीकरण लिखिए कि झीलें होते हैं कितने प्रकार की हैं, तो आपको ये फ्लो चार्ट तो बनाना ही है। इसके साथ ही साथ इन झीलों का विस्तार भी करना है, इन झीलों की परिभाषा भी लिखना है कि भ्रंश दरारी झील क्या होती है, नवस्थल झील क्या होती है, भूकंपकृत झील क्या होती है, लावा बांध या कुली झील क्या होती है, ये सारी झीलें क्या क्या होती हैं, आपको इनकी परिभाषा भी लिखनी है एक एक लाइन में। चलिए हम इन्हें विस्तार से समझ लेते हैं कि भू संचलन के द्वारा ये 3 प्रकार की झीलें कैसे बनती हैं, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा ये 3 प्रकार की झीलें कैसे बनती हैं, नदियों द्वारा 3 प्रकार की झीलें कैसे बनती हैं, हिमानीकृत द्वारा 4 प्रकार की झीलें कैसे बनती हैं, पवन द्वारा और भूमिगत जल द्वारा या भूस्खलन द्वारा इन झीलों का निर्माण कैसे होता है। पहले हम देखते हैं कि भू संचलन के द्वारा झीलों का निर्माण किस तरीके से होता है। तो आपको पता है कि धरातल पर अंतर्जात बलों के द्वारा होने वाले भू संचलनों के द्वारा निर्मित झील इस श्रेणी के अंतर्गत आती है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि जब कभी दो प्लेटें संचलित होती हैं, वो या तो एक दूसरे की ओर हो सकती हैं, 50 बार बता चुका हूं इस चीज को, या तो एक दूसरे से दूर की ओर जाती हैं। जब एक दूसरे से पास की ओर आएंगी, टकराएंगी, टकराने से भी इसमें दरार बन जाती है और जब उन दरारों में जल भर जाता है तो उनसे भी झीलों का निर्माण होता है। जब ये प्लेटें एक दूसरे से दूर की ओर जाती हैं तो दूर जाने पर भी इनमें दरार बन जाती है और दरार बनने से यदि इन दरारों में पानी भर जाता है तो इनसे भी झीलों का निर्माण होता है। जब ये टकराती हैं तो उससे भूकंप भी उत्पन्न होता है और भूकंप से भी कई प्रकार की झीलें बनती हैं। चलिए हम देखते हैं पहले भ्रंश या दरारी झील को। तो भूसंचलन के फलस्वरूप निर्मित दरार में जब जल भर जाता है तो उसे कहा जाता है भ्रंश या दरारी झील। और इसका निर्माण कैसे होता है? 2 प्लेटों के आपस में टकराने से या एक दूसरे के दूर जाने से। क्लियर हुआ? इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे जॉर्डन में मृत सागर है जो कि खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। पहली झील कौन सी होती है? वान झील होती है जो कि तुर्की में स्थित है। आपको ध्यान रखना है, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वान झील है तुर्की की। यदि तुर्की का ऑप्शन नहीं मिलता, वान झील का नहीं मिलता, तो मृत सागर का ऑप्शन आपको लगाना है या मृत सागर आपको लिखना है। जो मृत सागर है, नाम तो सागर लिखा हुआ है लेकिन ये झील का ही उदाहरण है। कहां पर है? जॉर्डन में है। बैकाल झील जो कि खारे पानी की सबसे गहरी झील है और कहां पर है? तो रूस में स्थित है। टांगनेका झील कहां पर है? जायरे में है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि कौन सी झील कहां पर है और इसकी विशेषता क्या है। आगे हम इनकी विशेषताओं को डिटेल्स में पढ़ेंगे। चलिए यहां उदाहरण आपको समझ में आया, भ्रंश घाटी समझ में आई कि जब प्लेटों का संचलन होता है तो ये प्लेटें या तो आपस में टकराती हैं या दूर की ओर जाती हैं। जब ये टकराएंगी या दूर की ओर जाएंगी तो इनसे एक क्रिया होती है जिससे दरार बनती है या भ्रंश बनते हैं और भ्रंशों में जब पानी भर जाता है तो इनसे निर्मित झीलों को भ्रंश या दरारी झील कहा जाता है। भ्रंश दरारी झील कहा जाता है। चलिए बात करते हैं हम नवस्थल झील की। नवस्थल झील क्या होती है? देखिए जब ये प्लेटें संचलित हो रही होती हैं और जब महाद्वीपीय प्लेट महासागरीय प्लेट से टकराती हैं तो आपको एक चीज पता होगी और नहीं पता प्रीलिम्स में आपने शायद पढ़ी होगी और नहीं पढ़ी तो मैं बता देता हूं कि जब हम समुद्र विज्ञान को पढ़ते हैं तो वहां पर आप देखते हैं कि जो ये ढाल होता है, ये जो होता है वो मग्न तट कहलाता है, जो सागरीय जल से लगा हुआ रहता है। यहाँ से सागरीय जल भरा रहता है, ठीक है। तो ये महाद्वीपीय वाला भाग होता है, ये मग्न तट होता है और जिसमें उतार एकदम आ जाता है उसे मग्न ढाल कहा जाता है। और यहाँ पर जो सागर के अंदर होता है उसे सागरीय मैदान कहा जाता है। इसे महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल और महाद्वीपीय महासागरीय मैदान कहा जाता है। तो ध्यान रखना, जब महाद्वीपीय मग्न तट मतलब मग्न तट में क्या होगा, जब ये महाद्वीपीय प्लेट महासागरीय प्लेट से टकराएगी तो कभी कभी यहां पर थोड़ा सा ऊंचा स्थान उठ जाता है या मग्न तट में वलन आ जाते हैं। और मग्न तट में जब वलन आते हैं तो ये वाला भाग ऊपर उठ जाता है और सागरीय जल यदि इसमें आकर यहां पर भर जाता है तो एक झील का निर्माण होता है और उस झील को कहा जाता है नवस्थल झील। क्या कहा जाता है? नवस्थल झील। ये क्रिया आपको समझ में आई? क्या हो रहा है, जब 2 प्लेटें आपस में
टकरा रही हैं और दोनों प्लेटों में एक प्लेट महासागरीय प्लेट होना चाहिए और एक प्लेट महाद्वीपीय प्लेट होना चाहिए। और जब महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट टकराएंगी तो जो महाद्वीपीय मग्न तट होता है उसमें बलन उत्पन्न हो जाते हैं और बलन उत्पन्न होने के कारण बीच में अवरोध आ जाता है। और जब कभी सागरीय जल इस अवरोध के पार जाकर स्थल वाले भाग में भर जाता है तो आपको यहां पर एक झील की आकृति दिखाई देती है और उस झील को कहा जाता है नौस्थल झील। यदि हम इसका उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण है कैस्पियन सागर, और कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कहां पर है? रूस में है। बात करते हैं हम अभिनतीय झील या भूकंपकृत झील। देखिए आप सभी को पता है, मैं पहले भी बता चुका हूं, आगे भी बताऊंगा कि जब हम भूकंप पढ़ेंगे उसमें भी बताऊंगा कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उससे कंपन उत्पन्न होता है और जब कंपन उत्पन्न होता है तो उससे भूकंप आता है। तो इनके द्वारा जो झीलें बन जाती हैं उन्हें कहा जाता है अभिनतीय या भूकंपकृत झील। देखिए मूलधार पर्वतों का निर्माण कैसे होता है? दो प्लेटों के टकराने से। जब कमजोर सतह होती है वो ऊपर और नीचे की ओर उठ जाती है, इस तरीके के बलन आ जाते हैं, जिसे कहा जाता है भू अपनति और इसे कहा जाता है भू अभिनति। तो जो भू अभिनति के द्वारा झीलों का निर्माण होता है उसे कहा जाता है भू अभिनतीय झील या भूकंपीय झील। इसके उदाहरण की बात करें तो जेनोवा झील जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। बात करते हैं हम ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झीलों की, कि ज्वालामुखी क्रिया से किस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है। तो ज्वालामुखी से निकलता क्या है? लावा निकलता है और लावा के यदि फैलने के कारण किसी झीलों का निर्माण हो जाए, इसके अवरोध के कारण कोई झील का निर्माण हो जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? लावा बांध या कुली झील। ज्वालामुखी क्रिया के कारण निकलने वाला लावा नदी के मार्गों में जमकर या बांध बनाकर नदी के प्रवाह को रोक देता है तो नदी का जल झील का रूप ले लेता है। इसे ही लावा बांध या कुली झील कहा जाता है। आप सभी को पता है और नहीं पता, ये चीजें हम प्री में पढ़ चुके हैं नॉर्मली, इसलिए मैं बार बार बोल देता हूं, आप लोगों को पता है, सीरियस मत लीजिएगा, ठीक है। तो ज्वालामुखी के द्वारा क्या होता है? यहां से लावा निकलता है। जब ये लावा निकलता है और स्थल भाग में फैल जाता है यहां पर, और कभी कभी नदी वाले क्षेत्रों में जाता है और नदी वाली क्षेत्रों में कहीं कहीं पर ऊपर कहीं कहीं पर नीचे इस तरीके से फैल जाता है, ऊंची नीची सतह बना देता है। तो जो नीची वाली सतह होती है, जब इसमें वर्षा का जल या नदी का जल भर जाता है तो यहां पर जिन झीलों का निर्माण होता है उन झीलों को कहा जाता है लावा निर्मित झील या कुली झील। उदाहरण की बात करें तो इथोपिया की टाना झील का निर्माण जो है ब्लू नील के मार्ग में लावा के जमने से हुआ है। मैंने आपको बताया था जो नील नदी है वो दो सरिताओं से बनकर निकलती है, एक व्हाइट नील जो कि विक्टोरिया झील से निकलती है और एक ब्लू नील जो कि इथोपिया की टाना झील से होकर निकलती है। तो इथोपिया के टाना में यहाँ पर ज्वालामुखी से निर्मित लावा भी फैला हुआ है और यहाँ से जो ब्लू नील निकलती है तो ब्लू नील में यहाँ पर फैले लावा के द्वारा एक झील का निर्माण होता है जिसे क्या कहा जाता है? टाना झील कहा जाता है। लावा प्रदेश झील। लावा प्रदेश झील मतलब क्या होता है? देखिए जब ये लावा प्रदेश में फैलता है, क्षेत्रों में फैलता है तो एक समान कहीं नहीं फैलता, कहीं पर ज्यादा फैल जाता है, कहीं पर कम फैल जाता है और ज्यादा और कम फैलने के कारण कहीं कहीं पर झीलों का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार की जो झीलें बनती हैं, जो इस प्रकार के गड्ढे बनते हैं जिनमें पानी आके भर जाता है, उन्हें कहा जाता है लावा प्रदेश की झील। ज्वालामुखी प्रदेशों में लावा का फैलाव एक समान नहीं होता जिस कारण इन झीलों की उत्पत्ति होती है। यदि उदाहरण की बात करें तो भारत का जो दक्कन का पठार है वो लावा प्रदेश कहलाता है क्योंकि वो काली मिट्टी का क्षेत्र है। आपको पता है कि भारत का जो प्रायद्वीपीय वाला क्षेत्र कैसा है? काली मिट्टी का क्षेत्र है। तो जो भारत का प्रायद्वीपीय वाला क्षेत्र है वहां भी कई झीलें निर्मित हैं और वो जो झीलें निर्मित हैं वो लावा प्रदेश की झील कहलाती हैं। एक होती है क्रेटर झील। क्रेटर झील मैंने आप लोगों ने कई बार उदाहरण पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा तो इसके बनने की प्रक्रिया मैं बता देता हूं कि ये जो ज्वालामुखी होती है, ज्वालामुखी के मुख से लावा निकलता है, ये अंदर से तरल मैग्मा आता है और यहां से जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो यहां से तरल मैग्मा लावा बनकर बाहर की ओर निकलने लगता है। मन में प्रश्न आता होगा कि सर यहां तो बोल रहे हैं तरल मैग्मा भरा हुआ है और बोल रहे हैं बाहर आकर ये लावा के रूप में फैलने लगता है, तो मैग्मा और लावा में अंतर क्या है? तो दोस्तों जो पृथ्वी के अंदर
गैसों सहित जो पिघली हुई चट्टानें होती हैं जिनमें गैसें समाहित होती हैं उसे मैग्मा कहा जाता है। और जब ये ज्वालामुखी के विस्फोट के द्वारा पृथ्वी के बाहर आता है तो इसमें जो समृद्ध गैसें होती हैं वह वायु में विलीन हो जाती हैं और गैस विहीन जो मैग्मा होता है वह लावा कहलाता है। तो यहाँ पर लावा जो निकलता है, लावा निकलता रहता है, उसे बोला जाता है सक्रिय ज्वालामुखी। और जब कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि लावा निकलना बंद हो जाता है, ये ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी में पहुंच जाती है और जो इसका मुख होता है वो कहलाता है क्रेटर। और क्रेटर का मुख क्या हो जाए, यहां से बंद हो जाए। और क्रेटर का मुख बंद हो जाने के कारण जब वर्षा का जल इसमें भर जाता है तो इससे एक झील निर्मित होती है। उस झील को कहा जाता है क्रेटर झील। क्या कहा जाता है? क्रेटर झील। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आया, एक बार और रिवाइज कर देता हूं मैं कि क्रेटर झील का निर्माण कैसे होता है। देखिए दोस्तों, पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है वह कहीं ना कहीं से तो निकलेगा। तो जहां कहीं पृथ्वी की सतह कमजोर होती है वहां से यह विस्फोट करके निकलता है। अब जहां से निकलता है उसे, जहां विस्फोट होता है उसे कहा जाता है ज्वालामुखी। जिस भाग से निकलता है उस भाग को कहा जाता है ज्वालामुखी का मुख, या उसे ही कहा जाता है क्रेटर। क्रेटर जब कभी बंद हो जाए, ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा बंद हो जाए, ज्वालामुखी शांत हो जाए और क्रेटर का मुख अंदर से बंद हो जाए, अर्थात वह नली बंद हो जाए जहां से मैग्मा पृथ्वी के बाहर आ रहा था, तो बंद होने के कारण वह एक गड्ढे के रूप में बन जाती है। और कभी कभार जब वर्षा होती है और वर्षा का जल जब इसमें भर जाता है तो यह एक झील का रूप ले लेती है और इस झील को कहा जाता है क्रेटर झील। क्या कहा जाता है? क्रेटर झील। यदि इसके उदाहरण की बात करें तो महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में लोनार झील, दूसरा राजस्थान में पुष्कर झील, टिटिकाका झील बोलिविया में स्थित है। ये सभी झीलें जो हैं वो किसका है? क्रेटर झील का बहुत अच्छा उदाहरण है। बात करते हैं हिमानी के द्वारा निर्मित झीलें, हिमानीकृत झीलें। हिमानी क्या होती हैं? हिम से बहने वाली नदियां। जब हिम की नदियां बहती हैं, बर्फ की नदियां बहती हैं तो उनके द्वारा भी अपर्दन की क्रिया होती है। कहीं हिमोड़ द्वारा अपर्दन होता है तो कहीं पर इन बड़ी बड़ी सिल्लियों के द्वारा अपर्दन होता है। अब सिल्लियों के द्वारा जब अपर्दन होता है तो इससे कई प्रकार की झीलें निर्मित होती हैं, जैसे कि टार्न या हिमपात या कोरी ग्लांट झील जिसे कहा जाता है। अलग अलग स्थान पर निर्मित होती हैं, अलग अलग आकृति की होती हैं, उसी के आधार पर इनके अलग अलग नाम हैं। सभी का निर्माण हिमानी के द्वारा अपर्दन से होता है। दूसरी झील होती है हिमसोपानिया झील या पेटरनास्टर झील, और होती है पीटमांड झील, और चौथी झील होती है हिमोड़ झील। तो ये चारों प्रकार की जो झील बन रही हैं वो हिमानियों की सिल्लियों के खिसकने से उनके द्वारा करे जाने वाले अपर्दन के द्वारा हो रहा है। क्लियर है? इनके उदाहरण आप देख लीजिए कि पीटमांड झील का उदाहरण है लुसर्न झील, और हिमोड़ झील के तो उदाहरण हमें सामान्यतः देखने को नहीं मिलते। बाकी आप सर्च कर लेना, जो हिम वाले क्षेत्र हैं वहां पर आपको इसके अच्छे उदाहरण मिल जाते हैं। हिमोड़ में समझा देता हूं हिमोड़ क्या कहलाते हैं। तो जब बर्फ की सिल्लियां आगे की ओर बढ़ रही होती हैं तो हिम में भी बहुत सारे कंकड़ पत्थर समाहित होते हैं। जैसे एक शब्द होता है जलोढ़, जल के साथ जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर चलते रहते हैं, अंदर चलते रहते हैं। और आपने देखा होगा नदियों के निचले वाले क्षेत्रों में जब नदियां यहाँ से प्रवाहित होती हैं तो इनके अंदर जो पत्थर जाते रहते हैं वो ऐसे गड्ढों का निर्माण कर देते हैं। तो इन्हीं गड्ढों के जो निर्माण करते हैं उनसे भी झीलों का निर्माण होता है। तो ये जो पत्थर होते हैं, बड़े बड़े बोल्डर होते हैं जो जल के साथ चलते हैं, या छोटे छोटे बोल्डर होते हैं, या मिट्टी होती है, बहीन बालू होती है जो जल के साथ चलती है, उसे जलोढ़ कहा जाता है। और जो हिम के साथ चलते हैं उन्हें हिमोड़ कहा जाता है। आइए अब हम बात करते हैं नदियों द्वारा निर्मित झील की, कि आखिर नदियों के द्वारा कौन कौन सी झीलों का निर्माण होता है। तो नदियों के द्वारा जो भी झील का निर्माण होगा वो नदियों के द्वारा अपर्दन और नदियों के द्वारा निक्षेपण से होता है ना। अपर्दन और निक्षेपण क्या चीज है मैं समझा देता हूं। देखिए, नदियां जब आगे बढ़ती हैं तो अपने मार्ग में आने वाले किसी भी टीले या किसी भी सतह का घर्षण कर करके उसे तोड़ देती हैं। तो उस सतह को तोड़ना क्या कहलाता है? अपर्दन कहलाता है। तोड़ देती है, फिर उसका जो महीन भाग होता है, महीन कंकड़ पत्थर होते हैं, उसको अपने साथ लेकर आगे की ओर चलती है। जहां कहीं नदियों का वेग कम हो जाता है वहां पर इन कंकड़ पत्थरों को, इस मलबे को वो क्या कर देती है? डाल देती है, उसका निक्षेपित कर देती है। तो निक्षेपण करना क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। और उसको तोड़ना क्या कहलाता है? अपर्दन कहलाता है। तो नदियों द्वारा अपर्दन से और नदियों द्वारा निक्षेपण से भी कई प्रकार की झीलों का निर्माण होता है। जैसे कि एक होती है प्रपाती झील।
प्रपाती झील का निर्माण नदी के द्वारा अपर्दन से होता है। ये कैसे होता है? आप लोगों ने देखा होगा कई जलप्रपातों को, नहीं देखा तो मैं बता देता हूं। और दूसरी बात, जलप्रपातों का निर्माण कैसे होता है ये भी मैं बता देता हूं। तो आपको पता होगा, ये चीज तो सबको पता होती है नॉर्मली, कि नदियां कहां से निकलती हैं? पर्वतों से निकलती हैं। जब ये नदियां पर्वतों से निकलती हैं, आगे की ओर बढ़ती हैं, तो पर्वतों से निचले भाग पहाड़ी कहलाते हैं, पहाड़ी से निचले भाग पठार कहलाते हैं। पठार कैसे होते हैं? पठारों का निर्माण मैंने आपको बताया है कई क्रियाओं से होता है, ज्वालामुखी से भी होता है, चट्टानों से भी होता है। तो जो पठारी वाले क्षेत्र होते हैं वो कैसे होते हैं? चट्टान निर्मित भाग होते हैं। और जब नदियां इनसे प्रवाहित होती हैं, यहां पर जैसे ही पर्वत से नीचे उतर रही होती हैं, पठारी क्षेत्र में चल रही होती हैं, तो इनका वेग कैसा होता है? तीव्र होता है। पठारों में आपने देखा होगा कहीं पर इस तरीके के भी होते हैं कि पठार से निचले जैसे ही मैदानी भागों में जाते हैं तो इनका ढाल तीव्र होता है। तो जब ये नदियां पठार से सीधे मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं तो आपने देखा होगा इस तरीके से गिरती हैं, कुर्सी के नुमा गिरती हैं, ऊपर से अचानक नीचे की ओर गिरती हैं। तो ये जो आकृति कहलाती है ये कहलाती है जलप्रपात। भेड़ाघाट जलप्रपात तो शायद सब लोगों ने देखा ही होगा, चचाई जलप्रपात का नाम सब लोगों ने सुना होगा। तो ये जो जलप्रपात है बहुत फेमस जलप्रपात है, ठीक है, परीक्षाओं में कई बार पूछे भी गए हैं। तो ये जो जलप्रपात निर्मित कैसा हो रहा है? नदी के बहाव के द्वारा हो रहा है। नदी जब जा रही है पर्वत से मैदानी भागों में या पर्वत से पठारी भागों में प्रवेश कर रही है, जब नदी ऊंचाई वाले क्षेत्रों से नीचे वाले क्षेत्रों में गिरती है तो वो क्या गिरती? अचानक से गिरती है। ढाल तीव्र हो तो अचानक से गिरती है और ये जो आकृति बनती है इसे कहते हैं जलप्रपात। जल जब तीव्र वेग से यहां पर गिरता है तो यहां पर क्या कर देता है? एक झील का निर्माण कर देता है, एक खाई बना देता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जब गिरेगा तो पानी का वेग तीव्र होगा और तीव्र होने से इस सतह का क्या कर देगी? वो अपर्दन कर देगी। तो इससे भी एक झील का निर्माण होता है जिसे कहा जाता है प्रपाती झील। क्या कहा जाता है? प्रपाती झील। तो इस झील का निर्माण जलप्रपातों के नीचे भरे हुए जल के विस्तार से होता है। उदाहरण के लिए चचाई झील, क्लियर है? चचाई झील को आप ध्यान रख लीजिएगा। बात करते हैं डेल्टाई झील। डेल्टा क्या होता है पहले आप ये समझ लीजिए। जब नदियां महासागर में मिलने वाली होती हैं, अपने साथ बहुत सारा कंकड़ पत्थर और बालू लेकर चलती हैं, और जब महासागर में पहुंचने वाली होती हैं तो आपको बता दूं कि नदियां पर्वतों से निकलती हैं, पठारी भागों से जाकर फिर मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती हैं। मैदानी भागों में चलते चलते इनकी गति बहुत ही मंद हो जाती है और यहां पर यह सर्पकार में ऐसे ऐसे टहलते हुए चलने लगती हैं। और जब ये समुद्र वाले भाग में पहुंचती हैं तो यह जरा अवस्था में पहुंच जाती हैं। इनकी गति बहुत ही मंद हो जाती है और जब गति मंद हो जाती है तो अपने साथ जो बारीक मलबा लेके आती हैं उसको वह निक्षेपित कर देती हैं और कई सरिताओं में ऐसे बढ़ जाती हैं। तो एक गणित का सिग्नल होता है जिसे कहा जाता है डेल्टा, यह उसकी आकृति ले लेती हैं। तो यहाँ पर विभिन्न सरिताओं में जब बिखर जाती हैं तो बीच में मलबा आ जाता है और मलबा आ जाने के कारण यहाँ भी कई प्रकार की झीलें बन जाती हैं और उन्हीं झीलों को कहा जाता है डेल्टाई झील। क्या कहा जाता है? डेल्टाई झील। तो आपको समझ में आया कि नदियां पर्वतों से गई पठार में, पठार से मैदानों में, मैदानों से जैसे ही समुद्र वाले भाग में प्रवेश करने वाली होती हैं तो यहां पर वो डेल्टा की आकृति का रूप धारण कर लेती है और यहीं पर जिन झीलों का निर्माण होता है उन झीलों को कहा जाता है डेल्टाई झील। क्या कहा जाता है? डेल्टाई झील। उदाहरण के लिए बात करें तो गोदावरी नदी की कोलेरू झील, नील नदी की माहे झील इसका उदाहरण है। क्लियर हुआ? डेल्टा समझ में आया? कभी कभी आपसे डेल्टा और एस्चुरी में अंतर भी पूछ लिया जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए जो एस्चुरी होती है वो उन नदियों के द्वारा निर्मित होती है जो पठारी भागों से या पर्वतीय भागों से सीधे जाकर समुद्र में मिल जाती है, मतलब मैदानी भागों में प्रवेश नहीं करती। मतलब जब भ्रंश घाटी से नदियां बहती हैं, किन्हीं दो पर्वतों के बीच से बहती हैं, तो इनके लिए एक मार्ग मिल जाता है, इन्हें खुद का मार्ग नहीं बनाना पड़ता। तो जब मार्ग मिल जाता है तो इस मार्ग में वह तीव्र गति से जाती हैं और उसी तीव्र गति से बगैर अपनी गति को मंद किए हुए सीधे जाके समुद्र में मिल जाती हैं। तो सीधे मिलना, उसी तीव्र गति से मिलना, उसे कहा जाता है एस्चुरी। और जब इस नदी का वेग मंद हो जाता है, विभिन्न सरिताओं में बट जाती है, अपने मलबे को निक्षेपित कर देती है और डेल्टा की आकृति बना देती है, तो उसे कहा जाता है डेल्टा। तो क्लियर हुआ डेल्टा और एस्चुरी में अंतर। बात करते हैं गोखुर झील या विसर्प झील की। तो देखो पहले मैं समझा देता हूं, यहां पर मैंने बताया था कि जब पहाड़ी या पठारी क्षेत्र से नदियां मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं तो यहां पर इस तरीके से लहराते हुए चलने लगती हैं। जब कभी नदी का वेग तीव्र हो जाता है, तीव्र होने से ये सीधे मार्ग में बहने लगती है, ये अपना मार्ग सीधा कर लेती है। तो आपने देखा कि यहां पर कुछ इस तरीके की आकृतियां छूट जाती हैं, है ना।
कालांतर में ये नदियां जब बहती हैं तो अपने बाजू में मलबे का निक्षेप करती हैं। मलबे के निक्षेप करने के कारण यहां पर एक प्रकार की झील बन जाती है जिसे कहा जाता है गोखुर झील। यदि ये झीलें बहुत अधिक मात्रा में इस तरीके के हैं, सांप के आकार के हैं, जैसे सांप चल रहा है तो इसे विसर्प झील कहा जाता है। यदि कोई एक है और गाय के खुर के समान दिखाई देती है तो उसे कहा जाता है गोखुर झील, और इन्हीं को कहा जाता है झाड़न झील। तो तीनों झीलों में से कोई भी झील आ जाए, आपको परिभाषा एक ही लिखनी है। क्लियर हुआ? गोखुर झील, झाड़न झील क्या कहलाती है। तो मैदानी क्षेत्रों में नदियों की धारा दाएं से बाएं घूमते हुए एस आकार, इसे विसर्प कहा जाता है, आकार का रूप लेती है, जिसे विसर्प कहते हैं। जब यह नदी विसर्प को त्याग कर सीधा रास्ता पकड़ लेती है तब नदी का अवशिष्ट भाग गोखुर झील या झाड़न झील कहलाता है। क्लियर हुआ? मैंने आपको पहले चित्र के माध्यम से समझा दिया और फिर यहां पर थ्योरी के माध्यम से लिख दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बात करते हैं हम पवन द्वारा निर्मित झीलें। तो दोस्तों, जैसे नदी जा रही है ना, नदी अपर्दन कर रही है, नदी निक्षेपित कर रही है, उसी तरीके से पवनें भी चलती हैं। वायु और पवन में मैं अंतर बता देता हूं। देखिए, हवा तो हम किसी को भी बोलते हैं, लेकिन वायु क्या होती है? जब हवा पृथ्वी से ऊपर की ओर उठती है, गर्म होकर ऊपर की ओर उठेगी, आसमान की ओर जाएगी, तो जब हवा गर्म होकर ऊपर की ओर जाती है तो उसे कहा जाता है वायु। लेकिन जब यही हवा क्षैतिज दिशा में चलने लगती है, वह तीव्र गति से चलने लगती है, तो इसे कहा जाता है पवन। ये छोटी छोटी परिभाषाएं आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि कहां पर हमें पवन का यूज करना है, कहां पर हमें वायु का यूज करना है, ये आपको ध्यान रखना होगा, तभी आपको नंबर सही तरीके के मिलेंगे। यदि आपने पवन की जगह वायु और वायु की जगह पवन लिख दिया तो क्वेश्चन का सत्यानाश हो जाएगा, आंसर का सत्यानाश हो जाएगा, आपके नंबर कट जाएंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपने परिभाषा तो सही लिखी, ये नंबर कहां काट लिए गए। तो यही कहा जाता है कि जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट होता है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे साइंस के कोई भी सब्जेक्ट हो, ज्योग्राफी भी साइंस के अंतर्गत ही आता है, तो इनमें शब्दावली का विशेष महत्व होता है। किस शब्दावली का कहां पर उपयोग होना है आपको ध्यान में रखना होगा। तो पवन द्वारा निर्मित झीलें, जब पवन तीव्र गति से चल रही होती हैं तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में एक स्थान से रेत को उड़ाकर आगे की ओर ले जाती हैं, और जब इसे आगे की ओर ले जाकर वहां पर निक्षेपित कर देती हैं तो जिस जगह से वह रेत को उठाती हैं वहां पर इस तरीके की आकृति बन जाती है, और जब कभी वर्षा का जल आकर इनमें भर जाता है तो यह अस्थायी झील का रूप धारण कर लेती हैं। किसका रूप धारण कर लेती हैं? अस्थायी झील। क्योंकि जब कभी गर्मी ज्यादा होती है तो इनका पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है, या फिर कहीं और की रेत आकर इसमें भर जाती है, फिर कहीं और से पवन द्वारा रेत उड़ा ली जाती है, वहां पर फिर झीलों का निर्माण हो जाता है। तो ये झीलें बनती और मिटती रहती हैं, इसलिए इन्हें अस्थायी झील कहा जाता है, और इन्हीं झीलों को कहा जाता है पिलाया। क्या कहा जाता है? पिलाया। तो ये आपको ध्यान रखना है। पिलाया झील का निर्माण कैसे होता है? तो पवनों के द्वारा, पवनों के अपर्दन के द्वारा होता है। क्लियर हुआ? उदाहरण की बात करें तो राजस्थान में जितनी भी झीलें हैं, ठीक है, लोनार झील है, सांभर झील है, तो इनका निर्माण कैसे हुआ है? पवन द्वारा निर्मित झीलों से ही हुआ है। ये पिलाया, शैलनाश का बहुत अच्छा उदाहरण भी है। भूमिगत झील की बात करते हैं, या भूमिगत द्वारा निर्मित झीलें, तो इसमें आती है गर्त झील। गर्त झील क्या होती है? भूमिगत जल जब किसी ऊपर आकर किसी गड्ढे में भर जाता है तो उससे निर्मित जो झील होती है उसे कहा जाता है भूमिगत द्वारा निर्मित झील। क्लियर हुआ? एक होता है भूस्खलन से निर्मित झील। भूस्खलन में क्या होता है? ऊपर की मिट्टी खिसक कर नीचे की ओर आती है। जब कभी बड़े बड़े कंकड़ पत्थर ऊपर से आकर नीचे की ओर गिरते हैं तो उससे कहीं पर गड्ढे बन जाते हैं, तो कहीं पर अवरोध का कार्य करते हैं, और इससे जिन झीलों का निर्माण होता है उन झीलों को कहा जाता है भूस्खलन से निर्मित झील। जैसे कि बोहना झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है, वह भूस्खलन से निर्मित झील है। ध्यान रखना, भूस्खलन की स्थिति आपको पर्वतीय वाले क्षेत्रों में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर भूकंप आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, और जब भूकंप आते हैं, पृथ्वी कंपन करती है, तो पर्वतों की बड़ी बड़ी चट्टानें अपने मूल स्थान से खिसक कर धरातल की ओर आने लगती हैं, और जब यह धरातल की ओर आती हैं तो इस क्रिया को भूस्खलन कहा जाता है, भूमि का टूटना कहा जाता है, और इससे जिन झीलों का निर्माण होता है उसे भूस्खलन से निर्मित झीलें कहा जाता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं विश्व में जो महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप, इनमें किस किस प्रकार की या कौन कौन झीलें
पाई जाती हैं। क्योंकि कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि बताइए कैस्पियन झील कहाँ पर है, बैकाल झील कहाँ पर है, टाना झील कहाँ पर है। ठीक है, तो ये झीलें आपको पता होना चाहिए। ग्रेट लेक्स किन्हें कहा जाता है, ग्रेट लेक्स खारे पानी की झीलें हैं या मीठे पानी की झीलें हैं, ये कहाँ पर स्थित हैं। तो ये बहुत सारी झीलें हैं, आपको पता होना चाहिए कौन सी झील किस महाद्वीप के अंतर्गत आती है। चलिए हम महाद्वीप के अंतर्गत एक एक महाद्वीप को उठाते हैं और उसके अंतर्गत आने वाली झीलों का भी अध्ययन करते हैं, साथ ही साथ उन झीलों की जो विशेषता है उसको भी हम साथ में लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर अमेरिका की झीलों को कि उत्तर अमेरिका के अंतर्गत कौन कौन सी झीलें आती हैं। तो दोस्तों यदि हम उत्तर अमेरिका की बात करें तो यहां पर मुख्यतः झीलें बहुत सारी हैं, लेकिन मुख्यतः हम 10 प्रकार की झीलों का 10 झीलों का अध्ययन करते हैं, जिन्हें हम 2 वर्गों में बांटते हैं। एक बांटते हैं खारे पानी की झील और एक बांटते हैं मीठे पानी की झील। और जो मीठे पानी की झील हैं उन्हें कहा जाता है ग्रेट लेक्स। क्या कहा जाता है? ग्रेट लेक्स। तो एक जो खारे पानी की झीलें हैं जो कि कनाडा में स्थित हैं, कहां पर स्थित हैं? कनाडा में स्थित हैं। उनमें प्रमुख है ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावस्का, रेनडियर और विनिपेग। क्या क्या है? ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावस्का, रेनडियर और विनिपेग। ये सभी झीलें कहां पर स्थित हैं? कनाडा में स्थित हैं। प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा तो आपको लिखना है कि ये कहां पर है? कनाडा में है। यदि आप यूएसए लिख देते हैं तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए यदि पूछा जाए उत्तर अमेरिका की खारे पानी की झील कौन कौन सी हैं या कनाडा में आने वाली झीलें कौन कौन सी हैं, तो आपको इन 5 का नाम लिख देना है। कौन कौन सी हैं? ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावस्का, रेनडियर और विनिपेग। बात करें हम मीठे पानी की झीलें, तो मीठे पानी की जो झीलें हैं उनमें आती हैं सुपीरियर, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये भी आप ध्यान रख लेना, जो सुपीरियर झील है वह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसके बाद आती है मिशिगन, इरी, ह्यूरन और ओंटारियो। ये सभी झीलें, यदि हम मिशिगन को छोड़ दें तो ये सभी इरी को छोड़ दें तो ये सभी झीलें यूएसए और कनाडा की सीमा पर आती हैं। क्लियर है? कहां पर आती हैं? मिशिगन, कनाडा और यूएसए की सीमा पर ही स्थित हैं। यदि हम चित्र को देखें तो यहां पर ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावस्का, रेनडियर, विनिपेग खारे पानी की झीलें आ जाती हैं। और यहां की बात करें तो यहां पर सुपीरियर, इरी, ओंटारियो, मिशिगन वाली झीलें आती हैं जिन्हें ग्रेट लेक्स कहा जाता है। क्लियर है? सिचुएशन मैंने बता दी कि ये कहां पर है, स्थिति मैंने बता दी। अब आप लोगों को इनको याद करना है। क्लियर है? याद कर सकते हैं इनको। ठीक है, यदि याद नहीं होती हैं तो आप प्रीलिम्स में मैपिंग वाला लेक्चर देखिएगा, उसमें मैंने बहुत सारी ट्रिक्स भी बताई हैं इनको याद करने की और बहुत फैक्ट्स भी बताए हैं। तो बाकी फैक्ट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। जो मैथ्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था वो मैंने उसको यहां पर कवर कर दिया है। लेकिन पीएससी है, कुछ भी पूछ सकती है, तो थोड़ा सा आप प्रीलिम्स को लेकर चलिएगा। आपने जो भी चीज़ें प्रीलिम्स में पढ़ी हैं उनको मेंस में साथ ही लेकर चलिएगा। यदि पर्वत पठार मैदान आप प्रीलिम्स में पढ़ते हैं तो उन्हें जिस तरीके से प्रीलिम्स में पढ़ा है उनको उस तरीके से मेंस में भी पढ़िएगा। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें अलग से जुड़ी हुई हैं उन्हें तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए बात करते हैं हम दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत आने वाली झील। तो दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत आने वाली एकमात्र झील का अध्ययन हम करते हैं जिसे कहते हैं टिटिकाका झील, जो कि विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। कैसी है? सबसे ऊंची नौकागम्य झील। बात करें ये कहां पर है दक्षिण अमेरिका में, तो पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है और यह आती है एंडीज पर्वतमाला के अंतर्गत। यदि हम दक्षिण अमेरिका की बात करें तो यहां पर इस तरीके से एंडीज पर्वतमाला है और यहां पर कौन सी झील आ जाती है? यहां पर टिटिकाका झील आ जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पेरू और बोलिविया की सीमा पर आती है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं यूरोप और एशिया की प्रमुख झीलों की। तो यूरोप के अंतर्गत और एशिया के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? तो एक है बैकाल झील, जो खारे पानी की सबसे गहरी झील है और ये कहां पर आती है? ये आती है रूस के अंतर्गत। कहां पर आती है? रूस के अंतर्गत। बात करें हम खारे पानी की सबसे बड़ी झील, उसे कहा जाता है कैस्पियन सागर। ये क्या है? विश्व की सबसे बड़ी झील है और कैसी है? खारे पानी की झील है। और ये झील भी आती है कहां पर? रूस के अंतर्गत आती है। कहां पर आती है? रूस में आती है। बात करते हैं अरल सागर। तो अरल सागर एक ऐसा सागर है, ध्यान रखना, ये झील है जो कि सबसे तीव्र गति से सिकुड़ रही है और यह कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा बनाती है।
किसकी सीमा बनाती है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और इसमें अमू दरिया और सिरदरिया दो प्रकार की नदियां आकर गिरती हैं। तो कौन कौन सी नदियां आकर गिरती हैं? अमू दरिया और सिरदरिया नदियां आकर गिरती हैं। दूसरा, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा बनाती है। और सबसे तीव्र गति से सिकुड़ने वाली झील है। बात करते हैं वान झील। वान झील तुर्की में स्थित है और यह विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील है। यदि इसकी लवणता की बात करें तो इसकी लवणता है 330%। फिर आती है मृत सागर। ध्यान रखना, नाम में तो सागर लगा है लेकिन ये है क्या? झील है। और मृत सागर खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है, अर्थात यहाँ की लवणता भी बहुत ज्यादा है। यह जॉर्डन में स्थित है। यह संसार की सबसे नीची झील है, अर्थात गहराई पर स्थित झील है। इसकी तली सागर तल से 250 फीट है, सॉरी 2500 फीट है। कितनी है? 2500 फीट। लवणता में यह वान झील के बाद दूसरे नंबर पर आती है। तो यदि पूछा जाए खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो आपको लिखना है वान झील। कहाँ आती है? तुर्की में आती है। पूछा जाए खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील तो मृत सागर कहाँ आती है? जॉर्डन के अंतर्गत आती है। पूछा जाए विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, निम्नतम झील कौन सी है, तो वो आती है मृत सागर, क्योंकि यह 2500 फीट नीचे है समुद्र तल से। समुद्र तल से नीचे क्यों है? मैंने आपको पर्वत वाले टॉपिक में बताया था कि कोई भी ऊंचाई होती है वो समुद्र तल से ही मापी जाती है। चाहे आप ऊंचाई मापो, चाहे आप गहराई मापो, उसे समुद्र के तल से ही मापा जाता है। अगली आती है ठेसोसिक्रू झील, जो कि तिब्बत में स्थित है, जो कि ऊंचाई की दृष्टि से सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। यह तिब्बत के पठार में स्थित विश्व की सबसे ऊंची झील है। कौन सी झील? ठेसोसिक्रू झील। और फिर आती है देवताल झील। देवताल झील गढ़वाल हिमालय पर 17,745 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह भारत की सबसे ऊंची झील है। तो ये कुछ यूरोप और एशिया की झीलें हैं, महत्वपूर्ण झीलें हैं, इनको आपको याद रखना है। फैक्चुअल आपसे पूछ लिया जाएगा, 3 नंबर में प्रश्न दे दिया जाएगा मृत सागर। अब आपको इसके विषय में 2-3 फैक्ट तो याद होनी ही चाहिए कि यह कहां पर है, इसकी विशेषता क्या है। तो वो आप यदि लिख देते हैं तो आपको नंबर अच्छे खासे मिल जाएंगे। ध्यान रखना, अब जो मेंस का पैटर्न है वो प्रीलिम्स के पैटर्न से बहुत ज़्यादा मैच खाता है। यदि आप प्रीलिम्स के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, फैक्चुअल नहीं पढ़ेंगे, तो आपको नंबर मिलने की संभावना कम हो जाएगी। इसलिए आप फैक्चुअल तरीके से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इसको इस तरीके से पढ़िएगा जिस तरीके से आप प्री में पढ़ते हैं। और हर चीज़ के कम से कम 3 से 4 फैक्ट आपके पास होना चाहिए। जब तक 3 से 4 फैक्ट आपके पास नहीं होंगे, आप उस विषय में ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए आप कनेक्ट करके पढ़ना सीखिए और महाद्वीपों के आधार पर पढ़िए, ताकि आपको पता हो कि किस महाद्वीप में क्या क्या चीज़ें हैं, और वो चीज़ें होंगी तो आप उससे संबंधित 2-4 चीज़ें लिख सकते हैं। इसलिए मैंने कहा है, बार बार कहता हूं और बार बार कहता रहूंगा कि यदि आपने प्रीलिम्स की मैपिंग नहीं पढ़ी है तो आप प्रीलिम्स में जाकर पहले मैपिंग का अध्ययन कीजिए। आप 7 महाद्वीपों के मैप पढ़िए। मैप पढ़ने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज़ कहां पर है, कौन सी नदी कहां से निकली है, कौन सा बांध है और क्या उसकी विशेषता है। उससे आपको ज्योग्राफी बहुत ही आसान लगने लगेगी। बात करते हैं हम अफ्रीका की झीलों की। तो अफ्रीका की जो झीलें हैं, यहाँ कोई विशेषता तो ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर अक्सर पूछ लिया जाता है कौन सी झील कहाँ पर स्थित है या किन किन देशों की सीमा बना रही है। जैसे कि विक्टोरिया झील है, तो विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया और केन्या की सीमा बनाती है। किस किस की सीमा बनाती है? युगांडा, केन्या और तंजानिया की सीमा बनाती है। दूसरा, ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और कहा जाए तो यहाँ से व्हाइट नील भी निकलती है। नील नदी की एक जो शाखा है जिसे व्हाइट नील कहा जाता है, वह इसी झील से निकलती है। इसको याद करने के लिए मैं ट्रिक बता देता हूं कि विक्टोरिया झील किन किन देशों की सीमा बनाती है। तो इसे हम बोल सकते हैं विक्टोरिया का तकिया। क्या बोल सकते हैं? विक्टोरिया का तकिया। तकिया में क्या हो जाएगा? ता से हो जाएगा तंजानिया, का से हो जाएगा केन्या और या से हो जाएगा युगांडा। क्या क्या? ता से हो जाएगा तंजानिया, का से हो जाएगा केन्या और या से हो जाएगा युगांडा। तो विक्टोरिया का तकिया, इससे आपको विक्टोरिया के अंतर्गत कौन कौन से देश हैं या किस किस देशों की सीमा बना रही है वो आपको याद हो जाएगा। अगली बात करते हैं हम चाड झील की। क्या आखिर चाड झील कौन कौन से देशों की सीमा बना रही है? तो इसमें आता है चाड, कैमरून, नाइजर और नाइजीरिया। तो इसके लिए हम एक ट्रिक बना सकते हैं, चाड के नाना। क्या हो सकता है? चाड के नाना।
चाड के नाना में एक तो चाड देश हो जाएगा, का से कैमरून हो जाएगा, ना से नाइजर हो जाएगा और ना से नाइजीरिया हो जाएगा। क्लियर है? क्या क्या हो जाएगा? चाड, कैमरून, नाइजर और नाइजीरिया, ये जो 4 देश हैं इनकी सीमा आप देख सकते हैं बहुत आसान से कि कौन सी झील बनाती है। बात करते हैं अगली झील जिसे कहते हैं टाना झील। टाना झील पाई जाती है इथोपिया प्लेटू में। और टाना झील से ही कौन सी नदी निकलती है? टाना झील से आपको पता है ब्लू नील निकलती है। नासिर झील, मैंने आपको बताया था कि जब नील नदी कि दोनों शाखाएं आपस में जाकर मिलती हैं, कहां पर मिलती हैं? सूडान की राजधानी खार्तूम में जाकर मिलती हैं। तो यह फिर आगे बढ़ती है और जैसे ही मिस्र में प्रवेश करती है तो मिस्र और सूडान की सीमा पर कौन सी झील बनाती है? नासिर झील और आसवान बांध का निर्माण करती है। तो नासिर झील कहां पर है? सूडान और मिस्र की सीमा पर स्थित है। तो ये हुई अफ्रीका की झीलें। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की झील। तो ऑस्ट्रेलिया में आयर लेक है और यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है, यहां पर स्थित है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आयर लेक कहां पर आती है। क्लियर हुआ? तो ये तो हुए झीलें कि विश्व के अंतर्गत कौन कौन सी झीलें हैं, झीलें क्या होती हैं, झीलों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। अब हमारा अगला टॉपिक है जिसे कहा जाता है हिमानी या हिमनद, या जिसे क्या कहा जाता है? ग्लेशियर। भौगोलिक लक्षणों के अंतर्गत, भौतिक लक्षण के अंतर्गत इसे भी आपके सिलेबस में समाहित किया गया है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारियां तो नहीं मिलती क्योंकि विश्व में अलग अलग ग्लेशियर बहुत सारे हैं। हाँ, हम इसको थोड़े से शॉर्ट में पढ़ सकते हैं कि आखिर ग्लेशियर होते क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक, किस चीज़ के स्रोत होते हैं, कैसे इनका निर्माण होता है। तो इस चीज़ों को हम देख सकते हैं। तो इसको हमने शॉर्ट में करके पढ़ा हुआ है और उसी तरीके से हम इसको प्रस्तुत करते हैं और इसी टॉपिक के अंतर्गत इसको रखा है क्योंकि टॉपिक बहुत छोटा है। हिमनद की बात करें तो पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की गतिशील बर्फ राशियां जो अपने भार के कारण पर्वतीय ढालों का अनुसरण करते हुए नीचे की ओर प्रवाहमान होती हैं, हिमनद या हिमानी कहलाती हैं। देखिए, जिस प्रकार से नदियां होती हैं, नदियां कहां से? पर्वतों से निकलकर मैदानों की ओर जाती हैं। क्यों जाती हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन जाती हैं, है ना। पर्वतों की ऊंचाई अधिक होती है, पठारों की उससे कम होती है, मैदानों की उससे कम होती है और समुद्र की सबसे कम होती है। तो नदियां कहां से? ऊंचाई से नीचाई की ओर जाएंगी। उसी तरीके से जहां पर बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है, जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, जहां पर बर्फ ज्यादा गिरने के कारण वहां बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्लियां बन जाती हैं और ये सिल्लियां गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन पर्वतों से नीचे की ओर खिसकने लगती हैं। तो जब ये सिल्लियां आगे की ओर खिसकती हैं तो इन्हीं खिसकने को क्या कहा जाता है? हिमनद या हिमानी कहा जाता है। अर्थात पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्लियां जब ऊपर से नीचे की ओर खिसकती हैं, नदियों के रूप में खिसकती हैं, बर्फ की नदियों के रूप में खिसकती हैं, तो इन्हें कहा जाता है हिमानी, अर्थात हिम की नदी। समझ में आया हिमानी? चलिए देखते हैं इसकी और विशेषताओं को कि इसकी उत्पत्ति ऐसे क्षेत्रों में होती है जहां हिमपात की मात्रा बहुत ज़्यादा हो और हिमक्षय की मात्रा बहुत कम हो। अर्थात जहां पर बहुत ज़्यादा हिम गिरे और हिम का क्षरण बहुत कम हो तो वहां पर किनका निर्माण होगा? हिमानियों का निर्माण होगा। यह हिम राशियां कैसी होती? सघन होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अणु बहुत पास पास होते हैं और ये जो हिम है वह गिरकर बहुत बड़ी बड़ी सिल्लियों के रूप में जम जाता है। यदि हम बात करें पृथ्वी पर 99% हिमानियां कहाँ पाई जाती हैं तो यह ध्रुवों या ध्रुवीय हिम चादरों के रूप में पाई जाती हैं। आपको पता है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के जो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती। यहाँ पर 6 महीने के रात होते हैं, 6 महीने के दिन होते हैं और इस तरीके की सिचुएशन होने के कारण यहाँ पर बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए यहाँ पर बर्फ़ की चादरें पाई जाती हैं। और जो हिमानियाँ होती हैं, जो हिम की बड़ी बड़ी सिल्लियाँ होती हैं, यह मीठे पानी के स्रोत भी होते हैं क्योंकि इनमें लवणों की मात्रा ज़्यादा नहीं होती है। ये हिमनद विश्व के मीठे पानी की सबसे बड़ा भंडार हैं तथा पृथ्वी के धरातलीय सतह पर पानी की सबसे बड़े भंडार के रूप में उपलब्ध हैं। देखिए दोस्तों, जब आप महासागरों का अध्ययन करते हैं प्रीलिम्स में तो वहाँ पर आपने देखा होगा महासागरीय जलधाराओं को, और जब महासागरीय जलधाराएं आपस में टकराती हैं, गर्म और ठंडी जलधाराएं, तो वहाँ पर कुछ क्रियाएं होती हैं। वहाँ पर हिमानियाँ ऊपर से नीचे की ओर आती हैं और यही हिमानियाँ, यही हिम की सिल्लियाँ समुद्र के अंदर पानी के पीने के पानी के स्रोत के रूप में उभर कर आती हैं। अर्थात जो नाविक होते हैं, जो जहाज़ों से लंबी दूरियां तय कर रहे होते हैं, वह अपने पीने के पानी की व्यवस्था कहाँ से करते हैं? इन्हीं बर्फ की सिल्लियों से करते हैं। कभी कभी ये हिमनद या तो फायदा भी पहुंचाते हैं, साथ ही साथ नुकसान भी पहुंचाते हैं, क्योंकि जो टाइटैनिक जहाज डूबी थी उसे डुबोने में हिमनदों का ही
प्रमुख हिमनद ही प्रमुख कारक के रूप में उभर कर आते हैं, क्योंकि जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएं टकराती हैं वहाँ पर कुहासा बन जाता है। ठंडी जलधाराएं हिमानियों को लेकर आती हैं, नाविक उनको देख नहीं पाते और उनसे नाव टकरा जाती हैं, जिससे नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। बात करते हैं अल्पाइन हिमनद का, तो जहाँ पर गैर ध्रुवीय क्षेत्र हैं, अर्थात ध्रुवीय क्षेत्र नहीं है, जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पर यदि हिमपात हो तो उसी हिमपात वाले क्षेत्र को अल्पाइन हिमनद कहा जाता है। तो दोस्तों ये हमारा हिमनद वाला हिमानी वाला टॉपिक भी खत्म होता है। इसके साथ ही जो विश्व की प्रमुख भौतिक लक्षण थे, जिसके अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें और हिमनद का आपको अध्ययन करना था, वो टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगले टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे विश्व के प्रमुख भौतिक लक्षण का, विश्व की प्रमुख भौतिक घटनाओं का, और उन घटनाओं में हमें अध्ययन करना है किस किस का, भूकंप का, सुनामी का, ज्वालामुखी का और चक्रवात का। इन 4 घटनाओं का अध्ययन करना है। यह घटनाएं भी हैं, साथ ही साथ यह आपदा भी है। तो जब आप आपदा वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें जो प्राकृतिक आपदा है उसके अंतर्गत भी इन्हें समाहित किया जाता है। साथ ही साथ आपके सिलेबस में अलग से एक टॉपिक में डाल दिया गया है प्रमुख भौतिक घटनाओं के रूप में, किन्हें, भूकंप को, सुनामी को, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और चक्रवात को। तो इनको आपको पर्टिकुलर अलग से भी पढ़ना है। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।